हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में आप लोग देखे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग बहुत सारा बात किए। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात किए, दोनों को विस्तार पूर्वक जाने समझे कि क्या होता है, कैसे होता है। आज हम लोग, आपको दिख रहा होगा पैनल पे, आज का टॉपिक है गैमेटोजेनेसिस। को पता है बच्चा कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। पता है ना ये बात कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। बहुत बढ़िया सर, हमको पता है ये बात। तो बच्चा, गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। तो हम इंसान के अंदर, मेल के अंदर भी गैमेट बनता है और फीमेल के अंदर भी गैमेट बनता है। तो बच्चा, अगर मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा, ये साइन मेल का होता है और ये साइन फीमेल का होता है। तो बच्चा, अगर मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे बच्चा? तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस का नाम दे रखे हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस। बिल्कुल। फीमेल के अंदर अगर गैमेटोजेनेसिस होगा तो उसको हम लोग नाम दे रखे हैं ऊजेनेसिस। क्या नाम दे रखे हैं बच्चा? ऊजेनेसिस। क्लियर है बात, समझ में आया? बिल्कुल सर। तो मेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस का नाम दे रखे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस का नाम दे रखे हैं ऊजेनेसिस। तो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा कि सर आज आप पढ़ाने वाले हैं स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल एंड ऊजेनेसिस इन फीमेल। बिल्कुल, आप बहुत होशियार बालक हैं। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं और आ गया आपका टॉपिक स्पर्मेटोजेनेसिस। क्लियर है बात? बिल्कुल, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है सर, आ गया, समझ में आ गया। किसके अंदर होगा? मेल के अंदर। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और किसके अंदर ये स्पर्म बनता है? तो मेल के अंदर बनता है। आइए देखते हैं। Process of formation of sperm from immature male germ cell called spermatogonium at puberty is called as spermatogenesis। मतलब क्या बोल रहा है बच्चा? मतलब ये बोल रहा है कि आप जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पढ़ रहे थे तो वहां पे एक सेल था जिसका नाम था स्पर्मेटोगोनियम सेल। इस स्पर्मेटोगोनियम सेल में क्या होगा? मियोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा बच्चा? मियोसिस डिवीजन होगा। और तब जाके बनेगा मेल गैमेट। मेल गैमेट, जिसको हम लोग नाम दे रखे हैं स्पर्म। और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? इस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। आया बात समझ में? तो स्पर्मेटोगोनियम से मेल गैमेट स्पर्म का बनना थ्रू मियोसिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। बात समझ में आया? अगला होता है बच्चा स्पर्मायोजेनेसिस, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ। ये क्या बोल दिया, क्या बोलना चाह रहा है सेकेंड लाइन, ये हम लोग यहां समझते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो इस फिगर पे आने से बढ़िया है कि पहले एक पेज हम लोग ऐड कर ले खुद से और खुद से पढ़े। सर, हम लोग पढ़े थे कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो सेल था, एक तो स्पर्मेटोगोनियम सेल था और दूसरा सर्टोली सेल था। तो बच्चा, स्पर्मेटोगोनियम सेल मैं पहले क्या करता है? मैच्योर होता है, जिस मैच्योरेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चलिए थोड़ा सा इसको मिटा के अच्छे से लिखा जाए। तो सर, वहां पे दो टाइप्स का सेल था, एक था स्पर्मेटोगोनियम जो बनाएगा गैमेट और एक था सर्टोली सेल जो क्या करेगा बालक? जो करेगा न्यूट्रिशन देगा किसको? स्पर्म को। तो स्पर्मेटोगोनियम सेल में बच्चा होगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है मैच्योरेशन। तो डिफरेंशिएशन होने के वजह से जो बना पहला सेल उसका नाम होता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या होता है बच्चा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बिल्कुल। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या होगा बच्चा? मियोसिस वन। क्या होगा? मियोसिस वन। मियोसिस वन होने के वजह से ये क्या बनेगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनेगा बालक? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस टू, MEIOSI, मियोसिस टू। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस टू। मियोसिस टू होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड्स में फिर वापस से क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा
उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ ना लिख के हम थोड़ा आगे लिख दे रहे हैं, या तो उसको बोलिए स्पर्म, या तो उसको स्पर्म बोलिए, या उसको बोलिए स्पर्मेटोजोआ। बात समझ में आया? तो इस पूरे प्रोसेस को, वहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को बच्चा हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और सिर्फ इस स्टेप को, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म या स्पर्मेटोजुआ बनने को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मायोजेनेसिस। बात समझ में आया? तो 3 टर्म अभी हम लोग आगे देखेंगे भी क्या क्या होता है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हमारे अंदर जितने भी सेल होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं, 2n होते हैं। तो यहाँ चूंकि मियोसिस नहीं हुआ है तो ये भी 2n रह जाएगा, लेकिन यहाँ मियोसिस हो गया तो बच्चा ये 2n से किस में चेंज हो जाएगा? ये चेंज हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ n में। फिर ये स्पर्मेटिड भी बच्चा क्या होगा? n होगा। और हमारा स्पर्म भी क्या होगा बच्चा? स्पर्म होगा। यानी कि स्पर्म हमेशा क्या होता है? स्पर्म हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो स्पर्म कैसा होता है बच्चा? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। क्लियर है ये बात? बिल्कुल सर, इससे बढ़िया क्या ही समझ सकते थे सर। अब 3 पॉइंट मास्टर लिखेगा, उस तीनों पॉइंट को आपको याद रखना है। वो 3 पॉइंट क्या है देखिए। 3 पॉइंट हम लिख रहे हैं। पहला पॉइंट है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या है बच्चा? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कहां से कहां तक? फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम से। ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियम से। बात समझ में आया? स्पर्म का बनना किससे? स्पर्मेटोगोनियम सेल से। इसी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा शब्द होता है बच्चा स्पर्मायोजेनेसिस। देखने में सेम ही है बट अलग अलग है। स्पर्मायोजेनेसिस। स्पर्मायोजेनेसिस को क्या लिख सकते हैं? स्पर्मायोजेनेसिस को हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। तो बच्चा स्पर्मेटिड से अगर स्पर्म बनेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है, इस प्रोसेस को स्पर्मायोजेनेसिस बोल रहे हैं। लेकिन यहां से लेके यहां तक के प्रोसेस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस बोल रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। आप देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल में डिवीजन हुआ तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, फिर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुआ तो सेकेंडरी स्पर्मेटोबाइट बना, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुआ स्पर्मेटिड बना, एंड फाइनली स्पर्मेटोजिवा बना। बात समझ में आया? तो यही है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस, किसके अंदर? मेल के अंदर होता है। क्लियर है ये बात? समझ में आया? जी सर। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए आगे क्या बोल रहा है बच्चा, एक और स्टेप है, एक और नाम है, दैट इज नोन एज क्या? स्पर्मिएशन। ये एक टर्म और है। स्पर्मिएशन का मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल। सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म का बाहर आना ही क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन। तो 3 टर्म है, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मायोजेनेसिस और स्पर्मिएशन। तीनों क्लियर हो गया? जी सर। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट एट प्यूबर्टी ड्यू टू इंक्रीज इन जीएनआरएच। बच्चा जैसे ही आप प्यूबर्टी पे आओगे, यानी कि 12 से 14 साल के एज पे आओगे, तो आपका क्या होगा? जीएनआरएच हार्मोन यानी गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन बढ़ जाएगा, जिसके वजह से आपके बॉडी में एलएच एंड एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। यही एलएच और एफएसएच आपके बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि मेल के अंदर टेस्टिस और फीमेल के अंदर ओवरी पे जाके आपका क्या करवाएगा? आपके अंदर गैमेट का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, तो जैसे ही प्यूबर्टी आएगा जीएनआरएच का लेवल बढ़ जाएगा। जीएनआरएच का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एलएच एंड एफएसएच का लेवल बढ़ जाएगा। तो क्या होगा देखिए, LH act on Leydig cell and stimulate synthesis and secretion of androgen that in turn stimulate process of spermatogenesis। बात समझे? आप प्यूबर्टी पे पहुंच गए
तो क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करेगा जिसका नाम होता है जीएनआरएच। ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन जाके एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा गोनाडोट्रोफिन जिसका नाम होता है एलएच और एफएसएच। बच्चा आपके अंदर एलएच जाके एक्ट करेगा टेस्टिस पे और वहां से रिलीज करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। दूसरा हार्मोन जो एफएसएच है वो जाके आपके अंदर क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। FSH acts on Sertoli cell and stimulate process of spermiogenesis यानी कि मेल जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया बनाने में काम करता है। बात समझ में आई? अगर इसको हम लोग अगर डायग्राम से दिखा दे तो डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं बच्चा? डायग्राम से इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखिए कि हाइपोथैलेमस है, ये आपका हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज करेगा? रिलीज करेगा जीएनआरएच। जीएनआरएच जीएनआरएच किस पे एक्ट करेगा? एक्ट पिट्यूटरी पे, एक्ट ऑन PITUITARY पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया, पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट किया तो पिट्यूटरी क्या रिलीज किया बच्चा? पिट्यूटरी रिलीज किया गोनाडोट्रोफिन्स। क्या रिलीज किया? गोनाडोट्रोफिन्स। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन्स जिसका नाम होता है LH प्लस FSH। अब बच्चा मेल के अंदर, मेल के अंदर क्या है? LH भी है एंड FSH भी है। तो बच्चा LH जो है वो एक्ट करता है किस पे? एक्ट ऑन लेडिक सेल। लेडिक सेल, LH जो है लेडिक सेल पे एक्ट करेगा और रिलीज करवाएगा क्या? रिलीज टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और जो आपका FSH है वो एक्ट करेगा, एक्ट ऑन सर्टोली सेल। किस पे एक्ट करेगा बच्चा? सर्टोली सेल पे, सर्टोली सेल पे एक्ट करेगा और क्या करवाएगा? परफॉर्म स्पर्मेटोजेनेसिस। इससे बढ़िया नहीं समझाया जा सकता है। बात समझ में आया? तो हाइपोथैलेमस प्यूबर्टी पे जाते ही रिलीज करेगा जीएनआरएच, जीएनआरएच एक्ट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करेगा गोनाडोट्रोफिन, एलएच एंड एफएसएच। एलएच एक्ट करेगा लेडिक सेल ऑफ टेस्टिस पे, रिलीज करवाएगा टेस्टोस्टेरोन। एफएसएच जो है बच्चा एक्ट करेगा सर्टोली सेल पे और सर्टोली सेल से क्या करवाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट। अब देखिए ये तो डायग्राम है बच्चा, ये डायग्राम समझने की जरूरत नहीं है, जो समझना था आप समझ चुके हैं। देखिए यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ हेड, नेक एंड मिडल पीस एंड टेल कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चा जो स्पर्म होता है ना, अगर हम देख ले, अगर डायग्राम दिया हुआ है तो बहुत बच्चा, ये स्पर्म का डायग्राम है बच्चा। स्पर्म के डायग्राम में आपको 3-4 चीजें ध्यान रखना है कि स्पर्म में क्या क्या होता है। पहला चीज तो हेड होता है सर, दूसरा चीज सर नेक होता है, दूसरा चीज सर नेक होता है सर, तीसरा चीज होता है सर मिडिल पीस, और चौथा चीज जो होता है बस सर डी, टेल होता है। तो स्पर्म के अंदर क्या क्या होता है बच्चा? एक तो आपका हेड होता है, हेड होने के साथ साथ क्या होता है? नेक होता है, नेक के साथ साथ क्या होता है सर? मिडिल पीस, मिडिल पीस के साथ साथ क्या होता है? टेल। तो ये 4 स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर? स्पर्म के अंदर। ठीक है भाई। अब स्पर्म के अंदर जब हेड है बच्चा, हेड के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? तो हेड के अंदर तुम्हारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और हेड एक कोनिकल स्ट्रक्चर है जिसको आगे, जिसके आगे एक्रोजोम प्रेजेंट है। ठीक है भाई। बच्चा तुम्हारा जो नेक है, नेक के अंदर क्या प्रेजेंट है? तो सर नेक के अंदर सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। उसके बाद मिडिल पीस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और टेल के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये है माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, मतलब बच्चा ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। क्लियर है बात? यही चीज यहाँ पे लिख के दे रहा था कि जो आपका स्पर्म है उसके पास क्या क्या होता है? हेड होता है, नेक होता है, मिडिल पीस होता है और टेल होता है। बच्चा हेड हैज इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, बिल्कुल सही बात है भाई। हेड के पास क्या है? हैप्लॉइड न्यूक्लियस है, मतलब एन वाला न्यूक्लियस है। ठीक है, एंटेरियर कैप लाइक एक्रोजोम, और जो हेड है उसका जो आगे का पोर्शन है वो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग एक्रोजोम बोलते हैं। और एक्रोजोम के पास बच्चा इंजाइम होता है, और कौन सा इंजाइम? हाइल्यूरोनिडेज इंजाइम, जो कि फर्टिलाइज करने में मदद करता है किसको? ओवम को।
बात समझे क्या? मतलब का क्या रहा है कि मान लो ये तुम्हारा हेड है, तो बच्चा हेड तुम्हारा इस तरीके का कोनिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे तुमको देखने को मिल रहा है, इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। और एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होता है? इंजाइम। उस इंजाइम का नाम है हाइल्यूरोनिडेज इंजाइम। और वो इंजाइम क्या करता है बच्चा? ओवम को फर्टिलाइज करने में हेल्प करता है। आया बात समझ में? बिल्कुल। मिडिल पीस के पास बच्चा बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। चूंकि आपके स्पर्म को वेजाइना से ट्रैवल करते करते यूट्रस होते होते ओविडक्ट तक जाना है, तो इतना काम करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए। बहुत एनर्जी के लिए क्या चाहिए बच्चा? एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एजेंसी चाहिए। और एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एजेंसी कौन है बच्चा? माइटोकॉन्ड्रिया, द पावर हाउस ऑफ सेल। इसीलिए मिडिल पीस में क्या होता है बच्चा? बहुत ही ज्यादा अमाउंट में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है फॉर एनर्जी विच हेल्प्स इन मोटिलिटी। समझ में आया? और मोटिलिटी होने के लिए बाद में मिडिल पीस के पीछे क्या चाहिए? टेल चाहिए। पूछ रहेगा तभी तो हिला हिला के क्या करेगा? स्पर्म आगे की तरफ बढ़ेगा। क्लियर है यहां तक? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ये तो आपको समझा ही दिए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए तो। नेक्स्ट बोल रहा है कि बच्चा टेल हेल्प्स इन स्पर्म मोटिलिटी इसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। बिल्कुल बात पता होना चाहिए बच्चा। मेल का जो स्पर्म है, मेल स्पर्म क्या होता है बच्चा? मोटाइल होता है, यानी कि चलने वाला होता है। जबकि फीमेल ओवम जो है वो क्या है? नॉन मोटाइल है। बिल्कुल। तो फीमेल का ओवम चलता नहीं है, तो किसको चल के जाना होगा? हमेशा याद रखिएगा जीवन में, फीमेल के पीछे मेल को ही चल के जाना होता है। इसीलिए बाबू रोना धोना बंद करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, ताकतवर बनाओ, क्योंकि तुमको चल के जाना है। तो स्पर्म को चल के जाना है तो स्पर्म के पास एनर्जी चाहिए। इसीलिए मिडिल पीस में बहुत सारा माइटोकॉन्ड्रिया है। और चलने का साधन भी चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। तो यहाँ पे मोटरसाइकिल क्या है? इसका टेल है। ठीक है। अब देखो, ह्यूमन मेल इजैकुलेट अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन। यानी कि एक बार अगर ह्यूमन मेल स्पर्म इजैकुलेट, स्पर्म को बाहर निकालता है, तो उस स्पर्म मतलब सीमेन में कितना स्पर्म होगा? तो 200 टू 300 मिलियन स्पर्म होता है। 200 से 300 मिलियन स्पर्म, यानी कि अगर बोला जाए तो 2 करोड़ से 3 करोड़ स्पर्म होता है। And for normal fertility, at least 60% sperm must have normal shape and size। और उसमें से 40% क्या होना चाहिए? विगरस मोटिलिटी शो करना चाहिए। और तुमको हम बढ़िया से समझाते हैं। मान लो क्या है कि सिंगल इजैकुलेशन, एक बार इजैकुलेशन होगा इन मेल। एक सिंगल इजैकुलेशन मेल में कितना प्रोड्यूस करेगा? 200 टू 300 मिलियन स्पर्म। बहुत बढ़िया बात है सर। इस 200 से 300 मिलियन स्पर्म में फोर सॉरी 60% क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप और साइज का होना चाहिए। नॉर्मल शेप एंड साइज। मान लो 300 मिलियन आया, तो 300 मिलियन का 60% कितना हुआ? 180 मिलियन। तो 180 मिलियन के पास नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए। और उस 60% में से 40% के पास क्या होना चाहिए? विगरस मोटिलिटी। क्या होना चाहिए? विगरस मोटिलिटी, मतलब उसमें बहुत ही ज्यादा मूवमेंट होना चाहिए, ताकि वो कहाँ जा सके? वेजाइना से होते हुए यूट्रस क्रॉस करते हुए कहाँ पहुंच सके? ओविडक्ट तक पहुंच के और किसको फर्टिलाइज कर सके? ओवम को फर्टिलाइज कर सके। समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। देखो, सेमिनल प्लाज्मा अलोंग विथ स्पर्म इज कॉल्ड सीमेन। ये तो हम पहले ही क्लास में आपको बता दिए कि सेमिनल प्लाज्मा जो कि रिलीज होता है किसके थ्रू? एक्सेसरी डक्ट के थ्रू। उसमें स्पर्म को ऐड कर दोगे तो कॉमन मिला के दोनों को हम लोग सीमेन बोलेंगे। Function of male accessory duct and glands are maintained by testicular hormone called androgen। बिल्कुल सही बात है भाई। और एंड्रोजेन का एग्जाम्पल ही क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन होता है। ठीक है। ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ओ सॉरी गलती लिखा गया स्पेलिंग। टेस अरे यार रुक जा। टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये है ही, इसका नाम ही क्या है? मेल सेक्स हार्मोन। चूंकि ये मेल सेक्स हार्मोन है, तो जितने भी ग्लैंड्स हैं और जितने भी एक्सेसरी डक्ट है, सभी के फंक्शन को जिम्मेदारी, सभी के फंक्शन करने का जिम्मेदारी किसको डाला गया? इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को दे दिया गया।
क्लियर है बात। अब आइए आप oogenesis पे। अब स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया बच्चा, यानी मेल के अंदर गैमेट बन गया, तो अब किसके अंदर गैमेट बनाना होगा, फीमेल के अंदर। तो ये क्या बोलेंगे, oogenesis यानी कि फॉर्मेशन ऑफ, oogenesis क्या है बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ ओवम। और ओवम किसके अंदर बनता है, तो ह्यूमन फीमेल के अंदर बनता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज oogenesis, यानी कि फीमेल के अंदर मैच्योर गैमेट बनने के प्रोसेस को हम लोग oogenesis बोलते हैं। इट इज इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। बच्चा देखो यहीं पे डिफरेंस क्रिएट हो गया मेल और फीमेल में। मेल के अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे, बट फीमेल के अंदर गैमेट का फॉर्मेशन एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब जब फीमेल मदर के यूट्रस में ही होती है तभी जाके वहां क्या बनने लगता है, फीमेल गैमेट बनने का प्रोसेस, प्रक्रिया शुरू हो जाता है। देखो मिलियंस ऑफ गैमेट मदर सेल और oogonia आर फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओवरी एंड नो न्यू oogonia आर फॉर्म्ड और एडेड आफ्टर बर्थ। यानी कि जब बच्चा, जब फीमेल बच्ची गर्भ में ही होती है माँ के, तो उसके ओवरी में मिलियंस ऑफ ओवरी बन, मिलियंस ऑफ oogonia, oogonia मतलब गैमेट मदर सेल बन के तैयार हो जाता। उसके बाद कोई भी गैमेट मदर सेल नहीं बनता है, ये मेल से थोड़ा अलग चलता है इसमें। प्राइमरी फॉलिकल यानी कि प्राइमरी oocyte और oogonia start cell division and enters into prophase 1 of meiosis, gets temporarily arrested at a stage called primary oocyte surrounded by layer of granulosa cell. Many of these degenerates from birth to puberty and only 60,000 to 80,000 are left in each ovary. ये क्या इतना राम कहानी बोला वो आपको डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा। बोला क्या जा रहा है कि जैसे इम्ब्रायोनिक कंडीशन है, तो इम्ब्रायोनिक कंडीशन में क्या क्या हुआ, इम्ब्रायोनिक स्टेज में बच्चा, इम्ब्रायोनिक स्टेज में देखो क्या क्या हुआ, मिलियंस ऑफ, मिलियंस ऑफ oogonia, oogonia, oogonia क्या होता है बच्चा, गैमेट मदर सेल, गैमेट मदर सेल जो गैमेट को प्रोड्यूस करेगा। मिलियंस ऑफ oogonia आर फॉर्म्ड, ठीक है, इन ईच ओवरी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहां तक हो गया। अब अभी भी इमरानी कंडीशन ही चल रहा है। अब क्या होगा ना, इस उगोनिया में डिफरेंशिएशन होगा। क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। ये सब कहाँ चल रहा है, ये सब अभी भी चल रहा है इम्ब्रायोनिक कंडीशन में। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हुआ, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन होने के वजह से ये बना प्राइमरी oocyte। क्या बना बच्चा, प्राइमरी oocyte। बिल्कुल उगोनिया से, जैसे वहां पे स्पर्मेटोगोनिया से बनता था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, वैसे ही यहाँ पे क्या बना, प्राइमरी oocyte। एकदम सिमिलर है। चलो बहुत बढ़िया। प्राइमरी oocyte के बाद ना सराउंड हो गया, सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई, सराउंडेड बाई ग्रैनुलोसा सेल, ग्रैनुलोसा सेल, ठीक है। ग्रैनुलोसा सेल से सराउंड हो गया, मतलब क्या हुआ देखिए, ये था इसका प्राइमरी oocyte और इस तरीके के सेल से ये चारों तरफ से घिर गया। चलो कोई बात नहीं, इसी से बना देते हैं। ग्रैनुलोसा सेल, इस तरीके के सेल से ये घिर गया और तब जाके इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग प्राइमरी oocyte प्लस ग्रैनुलोसा सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। ये सब अभी कहाँ हो रहा है, जब बच्ची कहाँ है, मदर के यूट्रस में है, तभी ये सारा फंक्शन हो रहा है कि उगोनिया में डिफरेंशिएशन हुआ, मैच्योरेशन हुआ, प्राइमरी oocyte बन गया, प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल आ गया और दोनों स्ट्रक्चर को मिला के हम लोग प्राइमरी फॉलिकल बोल रहे हैं। तो बच्चा क्या हुआ, प्राइमरी फॉलिकल में, ये प्राइमरी फॉलिकल जो था, ये प्राइमरी फॉलिकल जो था, जो सराउंडेड था ग्रैनुलोसा सेल से, उसमें मियोसिस 1 स्टार्ट तो हुआ, M1 मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, स्टार्ट, बट arrested at, arrested at diplotin stage of प्रोफेज 1। बात समझे, स्टार्ट हो गया था मियोसिस, बट जाके डिप्लोटिन स्टेज पे जाके रुक गया, और वो कितने दिनों तक रुकेगा, पॉज्ड फॉर 12 इयर्स, पॉज्ड फॉर 12 इयर्स।
12 साल तक यहाँ पे क्या रहेगा, पॉज रहेगा ये प्रोसेस। रीस्टार्ट कब होगा बच्चा, रीस्टार्ट एट प्यूबर्टी। देखिए इतना सारा खेला हो रहा है, इसमें थोड़ा अलग चल रहा है, फीमेल कॉम्प्लेक्स होती ही है शुरू से ही। क्या हुआ, देखो एक बार फिर से देखो, बच्ची जब मदर के यूट्रस में होती है उसी समय ये ढेर सारा ओगोनिया, मिलियंस ऑफ ओगोनिया उसके दोनों ओवरी में बन जाता है। बनने के बाद ये ओगोनिया में मैचुरेशन होता है और बन जाता है प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के चारों तरफ ग्रैनुलोसा सेल घिर जाता है और बना लेता है प्राइमरी फॉलिकल। एट द सेम टाइम प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस वन स्टार्ट हो जाता है, बट वो मियोसिस वन प्रोफेज वन में जाके अरेस्ट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। वो कितने दिन तक अरेस्ट रहता है, कितने दिन तक सस्पेंड रहता है, पॉज रहता है, 12 साल तक। फिर जैसे ही फीमेल प्यूबर्टी आएगा, 12 से 14 साल का एज अटेन करेगी फीमेल, वहां से मियोसिस वन स्टार्ट होगा। रेस्ट अदर कहानी जो है अब हम लोग आगे की तरफ पढ़ेंगे। तो यहां तक आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब आगे की कहानी देखिए। अब देखिए अब क्या हुआ कि देखिए उगोनिया है, उगोनिया से माइटोसिस होके डिफरेंशिएशन होके प्राइमरी oocyte बना। उगोनिया था, प्राइमरी oocyte बना। एक सेकंड हो जाएगा, पेन चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो प्राइम अरे यार, हम्म, छोड़ो। हाँ, देखिए यहाँ पे उगोनिया से क्या बना, प्राइमरी oocyte। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीटेड प्रायर टू ओव्यूलेशन, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट कब हुआ था, एम्ब्रायोनिक स्टेज में, जब फीमेल पेट में ही थी। लेकिन कंप्लीट कब हुआ, जब ओवुलेशन होगा। और ओवुलेशन कब होता है, जब फीमेल प्यूबर्टी अटेन करती है। मतलब 12 से 14 साल तक क्या हुआ, वो स्टेज में वो पॉज ही रह गया। बात समझे। यहाँ पे आप देख सकते हैं बर्थ में स्टार्ट हुआ था, चाइल्डहुड क्रॉस करते हुए प्यूबर्टी पे आके क्या हुआ है बच्चा आपका, ये ओवुलेशन हुआ है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बना बच्चा, सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल में डेवलपमेंट हुआ तो सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि प्राइमरी oocyte सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल एंड न्यू थीका इज कॉल्ड एज सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद क्या आएगा, टर्सरी फॉलिकल, यानी कंटेन्स सेकेंडरी oocyte विथ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम एंड इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। उसके बाद फाइनली आएगा बच्चा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल दैट रप्चर्स टू रिलीज ओवम, यानी सेकेंडरी oocyte फ्रॉम ओवरी बाय द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन। यानी कि इसको इस तरीके से तो नहीं ही समझा जा सकता, इसको समझा जा सकता है इस तरीके से। देखिए सबसे सबसे पहले था बच्चा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या आया, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल के बाद आया सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद आया बच्चा टर्सियरी फॉलिकल। टर्सियरी फॉलिकल। और टर्सियरी फॉलिकल के बाद आया आपका ग्राफियन फॉलिकल, या इसी को बोलिए मैच्योर फॉलिकल। तो ग्राफियन फॉलिकल, अब इसी ग्राफियन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, सेकेंडरी oocyte बाहर आता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। बात समझ में आया। देखिए प्राइमरी फॉलिकल के अंदर क्या था बच्चा, प्राइमरी oocyte था, ठीक है। सिमिलरली सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी प्राइमरी oocyte था, लेकिन टर्सियरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस वन कंप्लीट हो जाता है, M1 कंप्लीट हो जाता है। और M1 चूंकि कंप्लीट होता है तो प्राइमरी oocyte से क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। और यही सेकेंडरी oocyte कहां जाके बाहर आता है, ग्राफियन फॉलिकल से बाहर आता है, और उस प्रोसेस को ओवुलेशन बोलते हैं। यही तो है आपका। वहां पे हम लोग प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट देख रहे थे, यहाँ पे प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल देख रहे हैं। क्लियर है बात, कोई डाउट। यहां तक तो नो डाउट होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट आप देख सकते हैं बच्चा, यहाँ पे उगोनिया है जिसको हम लोग प्राइमोर्डियल सेल बोल रहे हैं, प्राइमोर्डियल सेल बोल रहे हैं फॉलिकल। अब जाके ये प्राइमरी फॉलिकल बना, प्राइमरी फॉलिकल के बाद क्या बनेगा बच्चा, सेकेंडरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल यानी प्राइमरी oocyte,
फिर आप देख सकते हैं ये सेकेंडरी फॉलिकल है, फिर ये टर्सरी फॉलिकल है, फिर जाके यहाँ ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, है ना। ग्राफियन फॉलिकल बना। अब ग्राफियन फॉलिकल के बाद ये देख रहे हैं आप क्या हो रहा है, oocyte बाहर जा रहा है। इसी प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं, ओवुलेशन बोल रहे हैं। अब जब oocyte बाहर चला जाएगा तो ये जो फॉलिक्यूलर सेल है वो चेंज हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में, एंड बाद में चेंज हो जाएगा कॉर्पस एल्बिकेंस में। बात समझ में आया क्या? ठीक है। देखिए ये जो बच्चा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। इस ओवरी में उगोनिया सेल पहले से था, उगोनिया चेंज हुआ प्राइमरी फॉलिकल्स में, प्राइमरी फॉलिकल से बच्चा ये सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी। टर्सरी क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें फ्लूइड फिल्ड कैविटी है। उसके बाद ग्राफियन फॉलिकल यानी मैच्योर फॉलिकल। इस मैच्योर फॉलिकल से बाहर निकलने के प्रोसेस को ओवुलेशन बोला जा रहा है, ठीक है। बहुत बढ़िया। क्या होता है बच्चा, देखो अब क्या होता है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस दिखा रहा है कि कैसे जो है वो ऊगोनियम से ओवुलेशन तक पहुंचते हैं। क्लियर है, कोई डाउट? नो डाउट। नेक्स्ट देखो, रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स यानी कि मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग अब पढ़ रहे हैं। अब ऊजेनेसिस हो गया, ऊजेनेसिस मतलब क्या बन गया, ओवम बन के तैयार हो गया, तो ऊजेनेसिस खत्म हो गया। अब हम आ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है बच्चा, रिप्रोडक्टिव साइकिल है इन फीमेल प्राइमेट्स। कौन से फीमेल प्राइमेट्स, प्राइमेट्स फीमेल होनी चाहिए। और प्राइमेट्स फीमेल किसको किसको बोलते हैं हम लोग, मंकी को, एप्स को और ह्यूमन को। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मीनार्क, 12 से 13 साल पे आता है। एंड स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मीनोपॉज। तो जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा वो कौन सा एज होगा, 12 से 13 साल का एज होगा, उसको मीनार्क बोलते हैं। और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा 50 साल के एज पे, जिसको हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। बात समझ में आया? तो पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल 12 से 13 साल पे आता है, जिसको हम लोग मीनार्क बोलते हैं, और लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 साल की उम्र पे आता है, जिसको हम लोग मीनोपॉज बोलते हैं। 28 या 29 दिन का साइकिल होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुअल टू अनदर इन विच ब्लीडिंग थ्रू वेजाइना अकर्स, कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, तो बच्चा मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 29 दिन का होता है हर एक फीमेल में, जिसमें 4 फेज होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज देखेंगे, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेटरी फेज एंड सेक्रेटरी फेज। और कहां से कहां तक स्टार्ट होता है, सिमिलरली स्टार्ट होता है। तो इसको अगर डायग्राम के थ्रू देखा जाए तो सबसे पहले आता है बच्चा मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद आता है बच्चा फॉलिक्यूलर फेज। कौन सा फेज आता है, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज के बाद आता है बच्चा ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। और ओव्यूलेटरी फेज के बाद आता है सेक्रेटरी फेज। और जब सेक्रेटरी फेज आ जाएगा वापस से कौन सा फेज आएगा, मेंस्ट्रुअल, क्योंकि ये पीरियोडिक है, हर एक 28-29 दिन पे ये रिपीट होगा। कितने दिन का होता है, या तो 28 डे या 29 डेज। बात समझ में आया? क्लियर है? बिल्कुल, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? ऑल क्लियर सर? बिल्कुल। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बाद में देखेंगे हम लोग डायग्राम, इससे पहले आगे चलिए। अब देखिए पहला फेज कौन सा है बच्चा, मेंस्ट्रुअल फेज। देख सकते हैं ये पहला फेज है, मेंस्ट्रुअल फेज। कितने दिन तक होता है, लास्ट फॉर अबाउट 3 to 5 डे, 3 से 5 दिन तक रहता है बच्चा मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। cessation of blood supply to endometrium so it breaks and flow through vagina as monthly bleeding and hormonal level is lowest during this phase। क्या होता है ना बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल कब आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल तब आता है, देखिए अभी आप देखे थे कि ओवुलेशन हुआ, तो ओवुलेशन हुआ तो क्या हुआ, जो आपका सेकेंडरी oocyte था वो कहाँ गया, ओविडक्ट में। और जो फॉलिक्यूलर सेल का जो लेयर था वो आगे की तरफ जाके क्या बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम बनाया। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, अगर मेल का स्पर्म पहुंच गया जिस समय ओवम आया, तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो प्रेगनेंसी होगा। तो अगर प्रेगनेंसी रह जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा, लेकिन हर समय तो प्रेगनेंसी रहता नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है कि ओवम तो गया ओविडक्ट में, पर स्पर्म नहीं गया। अब स्पर्म नहीं गया तो वो ओवम खराब होगा, है ना। जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है तो यूट्रस क्यों अपने आप को बना के रखेगा। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना वो 7 दिन के अंदर डीजेनरेट हो जाता है। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनाता है एक खास हार्मोन जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरॉन।
तो चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो रहा है, तो जो हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, वो भी उसका भी लेवल कम हो रहा है। और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होगा, इंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूट जाएगा। और इंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूटेगा तो यही इंडोमेट्रियम जो है ब्लड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। और किसी भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के पूरे फेज में क्या होता है, पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज ही होता है, जिसमें ब्लीडिंग होता है 3 से लेके 5 दिन तक, किसी में 3 दिन, किसी में 4, किसी में 5 दिन तक। आया बात समझ में? जी सर। नेक्स्ट, अगला जो फेज है बच्चा, वो है प्रोलिफरेटिव फेज। या तो प्रोलिफरेटिव फेज बोलिए या फोलिक्यूलर फेज बोलिए, दोनों बात सेम है। इसमें क्या होता है, कर्स फॉर अबाउट 6 से लेके 13वें दिन तक, छठा दिन से लेके 13वें दिन तक के फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। बात समझ में आया? देयर इज प्रोलिफरेशन ऑफ इंडोमेट्रियम अंडर LH एंड FSH इन्फ्लुएंस प्राइमरी फॉलिकल्स इन ओवरी ग्रो टू बिकम फुल्ली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। यानी कि प्रोलिफरेटिव का मतलब ही होता है बनने वाला फेज। तो इसमें क्या होता है ना, प्रोलिफरेटिव फेज में प्राइमरी फॉलिकल चेंज होता है, किसमें, इसी फेज के दौरान प्राइमरी फॉलिकल चेंज होता है बच्चा ग्राफियन फॉलिकल में। बिल्कुल। और अभी आप देखे थे कि मेंस्ट्रुअल फेज में आपका इंडोमेट्रियम टूट गया था, तो वापस से इंडोमेट्रियम भी तो बनेगा। तो इसी फेज में क्या होता है, इंडोमेट्रियम अपने आप को, इंडोमेट्रियम क्या करता है, रिवील करता है अपने आप को, हील करता है। इंडोमेट्रियम अपने आप को हील करता है। अरे यार, इंडोमेट्रियम अपने आप को हील करता है। क्लियर है बात? तो जो प्रोलिफरेटिव फेज है, या जिसको हम लोग फॉलिक्यूलर फेज बोल रहे हैं, इसी फेज के दौरान क्या होता है बच्चा, प्राइमरी फॉलिकल चेंज होता है ग्राफियन फॉलिकल में। और जो इंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूट गया था, वापस से इंडोमेट्रियम का लाइनिंग बनेगा, ताकि हो सकता है कि अगली बार अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो जाइगोट को इम्प्लांट करने के लिए जगह रह सके। क्लियर है बात? तो ये हुआ आपका प्रोलिफरेटिव फेज। Changes in uterus and ovary are induced by changes in level of pituitary and ovarian hormone. Estrogen secreted by growing follicle increases during this phase. बिल्कुल सही बात है भाई। अब आप देखो, ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलना ये चाह रहा है कि बच्चा जिस दौरान प्राइमरी फॉलिकल चेंज होता है और चेंज होके बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, चेंज होके बनता है सेकेंडरी फॉलिकल, और फिर चेंज होके बनता है टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल। तो बच्चा टर्शियरी फॉलिकल में जो कवरिंग होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग थीका। ठीक है? और यही थीका रिलीज करता है एक हार्मोन। क्या रिलीज करता है? एक हार्मोन जिसका नाम होता है एस्ट्रोजन। और यही एस्ट्रोजन क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है, इन्फ्लुएंस करता है किस चीज को, इन्फ्लुएंस यूटेरस लाइनिंग रिफॉर्मेशन। यूट्रस के लाइनिंग को रिफॉर्म करने के लिए कौन बताता है, एस्ट्रोजन बताता है, जो कि कौन रिलीज कर रहा है, थीका रिलीज कर रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया बात। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बच्चा, अगला फेज है ओवुलेशन फेज, जो कि मिड में होता है, 28 दिन के मेंस्ट्रुअल साइकिल पे 14वें दिन में होता है। occurs in mid of the cycle and there is release of, mid मतलब 14th day, 14वें दिन पे ये होता है, release of ovum from Graafian follicle in body cavity। ठीक है? LH level is very high and also called LH surge period। Both LH and FSH reaches peak level in this phase। बच्चा क्या होता है कि 14th डे पे, 14th डे पे अचानक से LH का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, जिसके वजह से ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर से जो oocyte था वो बाहर आ जाता है। और इसी, ये सेकेंडरी oocyte है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओवुलेशन बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं ओवुलेटरी फेज। क्लियर है बात? बिल्कुल। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है बच्चा, लास्ट स्टेज है लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज। इस दौरान क्या हुआ, अब आप देखें कि ये जो ग्राफियन फॉलिकल था ये टूटा, ये अपने अंदर से क्या बाहर कर दिया, ये अपने अंदर से बाहर कर दिया भाई ये सेकेंडरी oocyte, और ये खुद अकेला रह गया। तो ये आगे चेंज होके क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम। ये आगे चल के बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन। और चूंकि प्रोजेस्टेरॉन
इसमें सिक्रीट हो रहा है, इसीलिए इसको सिक्रेटरी फेज बोलेंगे। देखो, occurs फ्रॉम 15वां दिन से लेके 28वां दिन तक, लास्ट वाला जो भी स्टेज है उसको हम लोग ल्यूटियल स्टेज बोलते हैं। साइकिल, रेमिनेंट्स ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स फॉर्म अ येलो कलर्ड कॉर्पस ल्यूटियम। देखिए, ग्राफियन फॉलिकल्स का जो बचा हुआ अवशेष भाग है वो क्या बनाया, कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम क्या रिलीज करता है, प्रोजेस्टेरॉन, which remains for 14 days. When there is no pregnancy, corpus luteum degenerate into white mass called corpus albicans। मतलब ग्राफियन फॉलिकल से निकल के सेकेंडरी oocyte बाहर की तरफ चला गया। अब सेकेंडरी oocyte बाहर की तरफ चला गया तो 14, उसके बाद वो बना कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन तक रहेगा। 14 दिन में अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो वो क्या होगा, फिर डीजेनरेट करके एक व्हाइट मास में चेंज हो जाएगा, जिसको हम लोग कॉर्पस एल्बिकैंस बोल रहे हैं। इंडोमेट्रियम ब्रेक्स एंड न्यू साइकिल स्टार्ट, बट व्हेन देयर इज अ प्रेगनेंसी इट रिमेन्स फॉर 2-3 मंथ्स एंड सपोर्ट प्रेगनेंसी। समझे, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन में डीजेनरेट कर जाएगा। जैसे ही 14 दिन में डीजेनरेट करेगा, चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बना रहा था वो खुद खत्म हो गया, तो प्रोजेस्टेरॉन भी खत्म हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन के कमी के वजह से इंडोमेट्रियम टूट जाएगा। लेकिन अगर प्रेगनेंसी रहा तो यही कॉर्पस ल्यूटियम 2 से 3 महीने तक रहेगा, और 2 से 3 महीने तक रहा मतलब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लगातार बना रहेगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लगातार बना रहेगा तो इंडोमेट्रियम नहीं टूटेगा और ना ही मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। तो यही कॉर्पस ल्यूटियम वो चीज है जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मात्र 7-14 दिन तक रहेगा, उसके बाद डीजेनरेट कर जाएगा और जिसके वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। अगर नहीं फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर क्या होगा, ये 2 से 3 महीने तक सरवाइव करेगा, और 2 से 3 महीने सरवाइव करने की वजह से कॉर्पस ल्यूटियम जो है लगातार प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बनाए रखेगा, जिसके वजह से ये डीजेनरेट नहीं करने देगा इंडोमेट्रियम लाइनिंग को। इसी वजह से प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। बात समझ में आया? Maintaining endometrium, helping in implantation of fertilized ovum and other events of pregnancy. Progesterone level is high। बात समझे? तो अगर इंडोमेट्रियम ऐसा बहुत जरूरी चीज क्यों है, इंडोमेट्रियम ही वो यूट्रस लाइनिंग है जिसमें ये जो जाइगोट जाके फंसेगा, जाइगोट जाके फंसेगा किसमें, इंडोमेट्रियम में। तो इंडोमेट्रियम होना बहुत जरूरी है, इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान इंडोमेट्रियम को मेंटेन किया जाता है, और अगर प्रेगनेंसी नहीं होता है तो इंडोमेट्रियम को तोड़ दिया जाता है, फिर से नया बनाया जाता है अगले मेंस्ट्रुअल साइकिल। बात समझ में आया? बिल्कुल। नेक्स्ट, लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी। बिल्कुल। अब मान लीजिए एक तो यही कारण हो गया, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, प्रेगनेंसी हुआ तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है। लेकिन जरूरी नहीं है कि प्रेगनेंसी में ही मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है, बहुत अदर कारण है, जैसे कि इट कैन बी सम अदर कॉज लाइक स्ट्रेस। अगर फीमेल स्ट्रेस में है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल थोड़ा डिले हो सकता है। अगर फीमेल का हेल्थ पुअर है तो भी हो सकता है मेंस्ट्रुअल साइकिल डिले हो सकता है या नहीं आ सकता है। अब देखो बच्चा, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन एंड सैनिटेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान औरत को हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, वरना उनके अंदर क्या हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है जो उनको बीमार कर सकता है। आइए देखते हैं। टेक बाथ एंड क्लीन रेगुलरली, उनको डेली नहाना चाहिए, ठीक है। यूज सैनिटरी नैपकिन्स एंड क्लीन होममेड पैड, उनको सैनिटरी नैपकिन्स यूज करने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कपड़ा यूज करें, नैपकिन्स यूज करने चाहिए उनको। डिस्पोज सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपर्ली रैपिंग इन यूज्ड पेपर। नैपकिन्स में चूंकि ब्लड है तो वो बहुत सारे माइक्रोब्स के लिए घर हो सकता है, तो उसको भीगना भी मतलब उसको फेंकना भी अच्छी जगह पे चाहिए ताकि हम लोगों को इन्फेक्शन ना हो सके। चेंज पैड एवरी आफ्टर 4 से 5 आवर, 4 से 5 घंटे में पैड को चेंज करते रहना चाहिए। डोंट थ्रो पैड्स इन ड्रेनेज पाइप्स ऑफ टॉयलेट ओपन एरिया, वॉश हैंड आफ्टर थ्रोइंग। और जो पैड्स है उसको खुले जगह में नहीं फेंकना चाहिए, कहीं ऐसे जगह में फेंकना चाहिए जहां से इन्फेक्शन तो बाकी लोगों को नहीं फैल सके। तो ये सारे कुछ स्टेप्स हैं जो किसको फॉलो करना चाहिए, फीमेल को फॉलो करना चाहिए ड्यूरिंग देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। चलिए, अभी थैंक यू नहीं है, अभी हम आपको कहाँ लेके जाएंगे, उस डायग्राम पे लेके जाएंगे जो डायग्राम हम आपको शुरुआत में नहीं बताए थे, और ये डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम से पहले हम आपको कुछ और चीजें बताएंगे, वो चीजें सुनिए। तो अगर हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे, कहाँ आते हैं बच्चा, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। अगर हम लोग आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल पे तो आपको पता है मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन का होता है, 28 डेज का होता है, ठीक है।
अब इसमें 4 फेज होता है। कितना फेज होता है बच्चा? 4 फेज। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब आइए देखिए कौन कौन सा फेज होता है। पहला फेज होता है बच्चा मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज। मेंस्ट्रुअल बोलिए या इसी को बोलिए ब्लीडिंग। तो मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज कब से कब तक होता है? पहला दिन से लेके पांचवा, यानी 3 से 5 दिन के लिए होता है। मतलब पहला से लेके 5वें दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज होता है। दूसरा फेज कौन सा है बच्चा? प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव, प्रोलिफेरेटिव या इसी को बोल सकते हैं फोलिक्यूलर फेज। फोलिक्यूलर फेज ये कब से कब तक होता है? छठे दिन से लेके 13वें दिन तक होता है। ठीक, बहुत बढ़िया। अगला जो फेज होता है बच्चा वो होता है ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज ये कब से कब तक होता है? तो ओवुलेटरी फेज होता है बच्चा एकदम 14वें दिन पे, मिडवे में, एकदम बीचों बीच 14th डे पे। एंड लास्टली क्या है बच्चा? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल या इसी को बोलिए सिक्रेटरी। ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज इस ये कब होता है? 15वें दिन से लेके 28वें दिन तक। और फिर वापस से क्या आ जाएगा? वापस से फिर आ जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो यही है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज। अब देखिए ये डायग्राम। जब आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज आता है, पहला फेज, जैसे ही बच्चा मेंस्ट्रुअल फेज आता है, आपका इंडोमेट्रियम का लाइनिंग क्या हो रहा है? घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि ये टूट रहा है, टूट के ब्लड के फॉर्म में बाहर जा रहा है। आपको दिख रहा है ये चीज कि जैसे ही मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होता है, पहला से तीसरा दिन तक, ये इंडोमेट्रियम का लाइनिंग घट रहा है। क्यों घट रहा है? क्योंकि ये टूट के ब्लड के फॉर्म में बाहर जा रहा है। उसके बाद ये फोलिक्यूलर फेज में फिर से बन रहा है, फिर से बन के तैयार हुआ। ये फोलिक्यूलर फेज में फिर से बना, फिर से बना। कुछ दिनों तक ये मेंटेन रहेगा। कब तक मेंटेन रहेगा? ल्यूटियल फेज में मेंटेन रहेगा। वापस से टूट जाएगा कब? जब नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज आएगा तब। बात समझे? तो पहला फेज मेंस्ट्रुअल, दूसरा प्रोलिफरेटिव, तीसरा हो गया आपका ओव्युलेटरी, और लास्ट वाला फेज हो गया सिक्रेटरी। इस दौरान क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज में आपका इंडोमेट्रियम का लाइनिंग कम होता है क्योंकि वो टूट टूट के ब्लड के फॉर्म में जा रहा होता है। फिर प्रोलिफरेटिव में वो बन के मैक्सिमम पीक तक पहुंचता है। फिर कुछ दिनों के लिए मेंटेन रहता है सिक्रेटरी फेज में, एंड फिर वापस से टूटता है। जब वापस से क्या आएगा? मेंस्ट्रुअल फेज होगा। इस दौरान हार्मोन का लेवल आप चेक कर सकते हैं कि पहला हार्मोन है ईस्ट्रोजेन। ईस्ट्रोजेन का ग्राफ आप देख सकते हैं कि ईस्ट्रोजेन का ग्राफ 2 बार पीक लेता है, और प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ एक ही बार पीक लेता है बच्चा, और ये है ये वाला। देख पा रहे हैं आप? क्यों? प्रोजेस्टेरॉन काला वाला है, तो प्रोजेस्टेरॉन का ग्राफ एक ही बार पीक क्यों ले रहा है वो आप सोच सकते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम कब बनता है बच्चा? ओव्युलेटरी फेज के बाद बनता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम चूंकि ओव्युलेटरी फेज के बाद बन रहा है, तो वही कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है। तो ओव्युलेटरी फेज के बाद ही किसका पीक आ रहा है? पीक का मतलब लेवल हाई हो रहा है। तो चूंकि कॉर्पस ल्यूटियम 14वां दिन के बाद बनता है, तो जैसे ही बनेगा वैसे ही क्या करेगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाएगा। इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का पीक जो है वो 14 दिन के बाद आ रहा है। पर आपको हम बताए थे कि एस्ट्रोजन किससे बनता है? ग्रोइंग फॉलिक्यूल से। जो फॉलिकल 5वें दिन से लेकर 14वें दिन तक प्राइमरी से मैच्योर तक गया है, वही बनने के दौरान एस्ट्रोजन बनता है। अब एस्ट्रोजन चूंकि उसी से बन रहा है, तो ये 14वें दिन से पहले भी एक बार इसको पीक आएगा, और एक बार इसका बाद में भी पीक आएगा। तो आपको याद रखना है कि एस्ट्रोजन का 2 बार पीक आता है, प्रोजेस्टेरॉन का 1 बार पीक आता है। देख सकते हैं ये ग्रोथ की, ये ओवरी के अंदर चल रहा है। ओवरी के अंदर ओवेरियन फॉलिकल्स कैसे ग्रो कर रहे हैं वो दिख रहा है आपको। पहले दिन पे क्या है बच्चा? पहले दिन पे आपका प्राइमरी फॉलिकल है, फिर आगे बढ़ते बढ़ते सेकेंडरी हुआ, फिर टर्सरी हुआ, फिर जाके 14वें दिन पे वो फट के ओवल्यूशन बाहर चला गया। फिर उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना, कॉर्पस ल्यूटियम के बाद वापस से चेंज होकर वो कॉर्पस एल्बिकेंस बन गया। तो ये है आपका ओवरी के चेंजेस, ओवरी के अंदर चेंजेस। यहाँ पे 2 हार्मोन आपको और दिख रहा होगा, एक रेड कलर वाला और दूसरा आपको दिख रहा होगा एफएसएच ब्लू कलर वाला। बच्चा जो रेड कलर वाला है एलएच और एफएसएच, वो किसके अंदर है? पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। यही तो ये सारा काम करवा रहा है। देखेंगे 14वें दिन पे एलएच और एफएसएच दोनों का पीक है, और दोनों के पीक होने के वजह से क्या होता है? ओवल्यूशन होता है। तो एलएच के अचानक बढ़ने से, एलएच के अचानक बढ़ने से ही क्या होता है बच्चा? ओवुलेशन होता है।
क्या ये बात समझ में आया? तो ये ग्राफ आपको पूरा का पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा रहा है। आपको ये ग्राफ याद होना चाहिए। एनसीईआरटी में जो डायग्राम दिया हुआ है एग्जैक्ट वही उठा के आपसे पूछ दिया जाता है, इसको बढ़िया से रट लीजिएगा। क्लियर है बात? एनी डाउट? नो डाउट। चलिए, तो आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो हम लोग 2 चीज पढ़ लिए आज के क्लास में, मतलब पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर मिला के हम लोग 2 चीज पढ़ लिए। पहला लेक्चर में हम लोग पढ़े थे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़े हैं गैमेटोजेनेसिस के बारे में। मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर oogenesis। क्लियर है बात? एंड फाइनली हम लोग पढ़ लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन और इम्ब्रायोजेनेसिस की, इम्ब्रायोजेनेसिस कैसे होता है। क्लियर है बात? तो यहीं तक पढ़िए, इसको रिवाइज करते रहिए, नोट्स बनाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। वैसे हम भी आपको ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाले हैं एक साथ लगातार। बढ़िया सा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, बढ़िया क्वेश्चन सेशन होगा, उसमें खूब सारा क्वेश्चन करेंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। तो पढ़ाई करते रहे, टेक केयर, बाय बाय।